हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की साइंस का 4th चैप्टर कर रहे थे जिसके हमने 1 to 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। आज हम अपना आगे काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। रीजंस मीन्स आपको कारण देना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड टू रैप। रैप मीन्स लपेटना फूड आइटम्स। जो एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं उन एल्यूमिनियम फॉइल्स को खाने को लपेटने में यूज़ किया जा रहा है। रैपिंग करते हो ना आप सिल्वर फॉइल में, तो वो किसकी फॉइल होती है? एल्यूमिनियम फॉइल की। तो ये कह रहा है फूड आइटम्स को एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर क्यों रैप किया जाता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो किस लिए यूज़ की जाती है? फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। बिकॉज एल्यूमिनियम इज मेलेबल एंड लेस रिएक्टिव टू एयर एंड वाटर। एल्यूमिनियम क्या है? मेलेबल है, आघात वर्धनीयता है। मीन्स क्या है इसका कि एल्यूमिनियम को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल थिन शीट होती है ना, जो एल्यूमिनियम की शीट होती है, ये बिल्कुल पतली सी होती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो मेलेबल है और दूसरा लेस रिएक्टिव है। ये कम रिएक्ट करता है एयर के साथ और वाटर के साथ। ये क्या करेगा? एयर और वाटर के साथ जो है कम रिएक्ट करता है। तो इन दो प्रॉपर्टी की वजह से क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम को जो है फॉइल पेपर के रूप में यूज़ किया जा रहा है। जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको फूड रैपिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी हैं? एक तो मेलेबल है, मीन्स इसको पीट कर हम पतली चादरें बना सकते हैं। सेकंड क्या है? ये लेस रिएक्टिव है, किसका? एयर का और वाटर का। मीन्स ये एयर और वाटर के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करता, खाना जो है वो हमारा गीला नहीं होता। सेकेंड है, इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। जो इमर्शन रोड्स होती हैं फॉर हीटिंग लिक्विड्स, लाइक रोड का आपको पता ही होगा जिससे हम पानी गर्म करते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि जो इमर्शन होता है, जो डुबाने वाली रोड होती है। जैसे आप पानी गर्म करते हो तो उस रोड को पानी में डुबाया जाता है ना, तो इमर्शन रोड मीन्स जो डुबाने वाली रोड्स होती हैं फॉर हीटिंग लिक्विड को गर्म करने के लिए, वो भी मेटालिक सब्सटेंसेस की बनाई जाती हैं, वो भी धातुओं की बनाई जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि धातु क्या करती हैं, क्या करेंगे? ये गुड कंडक्टर हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। मीन्स ये अपने में से ऊष्मा और विद्युत को आसानी से पास होने देती हैं। तो बी है, इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। जो इमर्शन रोड है लिक्विड को गर्म करने के लिए, वो मेटालिक सब्सटेंसेस की बनाई जाती हैं। बिकॉज क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब ये सुचालक हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये अपने में से आसानी से जो है हीट ऊष्मा को पास होने देते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को पास होने देते हैं। इसी रीज़न की वजह से जो इमर्शन रोड्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? मेटल्स की। फिर सी है, कॉपर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जो कॉपर है वो जिंक के साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कैन नॉट, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखिए, मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, कॉपर प्लस ZnSO4। ये क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन, नो रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या रहेगा? नो रिएक्शन। क्योंकि कॉपर ना जिंक को इसके साल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और क्यों डिस्प्लेस नहीं कर पाया? बिकॉज जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को कम रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अगर आपको रिएक्टिविटी समझ में नहीं आ रही है तो आप पावर की टर्म में बात कर लीजिए। जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आंसर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जिंक क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए, कॉपर क्यों डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर क्या है? जिंक से कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट रिप्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कम रिएक्टिव होने की वजह से
कॉपर जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डी है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं दोनों धातुएं हैं, इनको हम कैरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसमें स्टोर करते हैं। क्यों? कल के लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल हैं। अगर आप इन्हें एयर में छोड़ दोगे ऐसे ही, इनको हल्का सा भी पानी मिल गया तो ये क्या हो जाएंगे, आग पकड़ लेते हैं, इनमें आग लग जाती है। तो देखिए सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। दे रिएक्ट विद एयर एंड वाटर टू फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेंगे, ये कौन, सोडियम और पोटेशियम एयर के साथ मिलेंगे मीन्स ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो ऑक्साइड्स बना लेंगे, और वाटर के साथ मिलेंगे तो हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। अगर सोडियम पोटेशियम एयर के साथ मिले तो ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे Na2O, K2O ऑक्साइड्स बना लिए। और अगर ये वाटर के साथ मिल गए तो हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH और KOH हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। और दूसरा क्या है, ये हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं, ये जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब हिंदी में करते हैं। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थ सामग्री के लपेटने में क्यों किया जाता है? जो एल्यूमिनियम की पन्नी होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, क्यों किया जा रहा है उसका उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में? तो क्या रहेगा, एल्यूमिनियम आघातवर्धक है। आघातवर्धक का मतलब हम इसे पीट कर पतली चादरें बना सकते हैं, और ये वायु और पानी के साथ भी सक्रिय नहीं है, मतलब क्रिया नहीं करता, इसलिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। सेकंड है निमज्जन छड़ें, वही इमर्शन रोड, एग्जाम्पल दिया था आपको, पानी को गर्म करने वाली जो रोड होती है वो भी इसी के अंदर आती है, इमर्शन रोड। धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, धातु की बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि धातुएं क्या हैं, विद्युत और ऊष्मा की क्या हैं, सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हैं, इसलिए जो निमज्जन छड़ें हैं वो धातुओं की बनाई जाती हैं। थर्ड है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में विस्थापित नहीं कर सकता। जो कॉपर है वो जिंक को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है भाई, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, या मैं कहूँ कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। कॉपर क्या है, वो जिंक से कम सक्रिय होने के कारण उसे विस्थापित नहीं कर सकता। ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी। फिर घ है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है? देखिए सोडियम और पोटेशियम वायु और जल से शीघ्र क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद ये ऑक्साइड बना देंगे, हाइड्रोक्साइड बना देंगे, और जल्दी ही आग भी पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कैन यू स्टोर लेमन पिकल? लेमन पिकल मीन्स जो नींबू का अचार है। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? यूटेंसिल होता है बर्तन। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हो? एक्सप्लेन करना है। नहीं रख सकते। हम खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रख सकते। लेमन का अचार हुआ या फिर आप मैंगो का ले लीजिए, तो हम नहीं रखते इनको बर्तन में। क्यों नहीं रखते धातु के बर्तन में? क्योंकि ये धातु के साथ मिलके ना क्या करते हैं, जहरीला पदार्थ निकाल देते हैं, और अगर आप जहरीला पदार्थ खाओगे तो क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? नो। लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। हम नींबू के अचार को जो है एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते, बिकॉज एसिड प्रेजेंट इन लेमन पिकल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस पॉइजनस केमिकल्स। क्योंकि जो एसिड प्रेजेंट है ना, सबको पता है नींबू का अचार एसिडिक होता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना उसमें एसिड होता ही होता है। नींबू में भी एसिड है, और नींबू में एसिड होता है सिट्रिक एसिड। तो जो एसिड है ना नींबू के अंदर, वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस कर देगा, विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, और अदर हेल्थ हैजार्ड्स, और भी हमारी सेहत को, हैजार्ड्स मीन्स नुकसान हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो नींबू का अचार है उसे एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर नहीं करते।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करना है। तो उत्तर क्या आएगा? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय का मतलब एसिडिक होता है। ये अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों से संचित नहीं किए जाते। जो अम्लीय पदार्थ होते हैं ना, अम्लीय मीन्स जो एसिडिक पदार्थ होते हैं, उन्हें हम एल्यूमिनियम के पात्रों मीन्स बर्तनों में संचित मतलब स्टोर करके नहीं रखते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं, जहरीले पदार्थ बनाते हैं और खाद्य विषाक्तता मीन्स फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस करते हैं और हमारे स्वास्थ्य विरोधी होते हैं, हमारे स्वास्थ्य को और भी नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मैच द सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थों को मैच करना है, मिलान करना है। गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी मीन्स यहाँ पर कॉलम ए में आपको पदार्थ दे रखे हैं और कॉलम बी में आपको उनका हमें यूज़ बताना है। ठीक है, कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट है गोल्ड। देखिए गोल्ड से क्या बनती है, ऑप्शंस को हम देखेंगे, कॉलम बी को हम देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। थर्मामीटर है, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी और फ्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए गोल्ड की क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है ना, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? डी। जो सोना है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। सेकंड है आयरन। आयरन लोहा, लोहे की क्या बनती है? मशीनें, तो सेकंड का आएगा ई। सेकंड का है ई। एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, रैपिंग फूड में यूज़ किया जाता है, अभी पढ़ा था हमने, तो थर्ड का रहेगा सी। कार्बन क्या है? एज अ फ्यूल यूज़ होता है, तो कार्बन का आएगा एफ। कॉपर क्या है? कॉपर की तारें, तांबे की तारें बनती हैं, फैन में भी यूज़ होती हैं, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक वायर्स। और मरकरी किस लिए यूज़ होता है? थर्मामीटर में। मरकरी जो पारा होता है वो किस लिए यूज़ होता है? थर्मामीटर में, जो फीवर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमने जो है कॉलम्स को मैच किया है। हिंदी में भी कर लेते हैं, वैसे तो सेम ही हो गया होगा बच्चों का। गोल्ड किस लिए यूज़ होगा? आभूषण बनाने में। लोहे की क्या बनती है? मशीनें। एल्यूमिनियम से जो है खाने को, सामग्री को लपेटा जाता है। कार्बन ईंधन के रूप में यूज़ होता है। कॉपर की तारें बनाई जाती हैं और मरकरी जो है थर्मामीटर में यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना। व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2SO4। देखिए H भी आप कैपिटल लिखोगे, S भी कैपिटल लिखोगे और O भी कैपिटल लिखोगे, और 2 ये H के बेस में होगा, 4 भी O के बेस में होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है? H2SO4। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं, एंड जो मेन ये फेमस है जिस नाम से, द किंग ऑफ एसिड। जितने भी अम्ल है ना उन सब का ये राजा है, ये अम्लों का राजा भी कहलाता है। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। जब सल्फ्यूरिक एसिड, पॉड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पुअर्ड भी बोल देते हैं इसको, कि जब डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, जब कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है। देखिए जब भी दो चीज़ें मिलेंगी तो उनके बीच में क्या होगी? रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। वो अलग बात है कि रिएक्शन होगी या नहीं, बाकी कोशिश तो जरूर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ए पार्ट को ही करते हैं। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन कॉपर प्लेट, हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट। जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर प्लेट पर गिरा, दैट मीन्स ये कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ना कॉपर को, या ये कॉपर क्या करेगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। जब हाइड्रोजन सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर हाइड्रोजन की जगह आके बैठ गया, क्या बन गया? CuSO4 प्लस क्या हो जाएगा? H2। क्या हो गया यहाँ पर? H2। तो हुआ क्या? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है। ठीक है, ये कॉपर है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये कॉपर सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब सेकंड है, जब आयरन नेल्स को हम प्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, मीन्स अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की रिएक्शन आयरन के साथ होगी। तो व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट टू फॉर्म आयरन सल्फेट। सेम वही बात, कॉपर सल्फेट के अंदर आपने जब आयरन नेल डाली, लोहे की कील डाली, तो क्या कर देगा, अब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, कॉपर को आयरन की जो कॉपर है, कॉपर को आयरन कॉपर की जगह से हटा देगा। तो ये देखिए क्या बन गया, FeSO4 प्लस साथ में कॉपर जो है साइड में निकला है। तो क्या रहेगा यहाँ पर, जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं हिंदी में। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट में डाला जाता है? तनु मीन्स डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब क्या है कि उसके अंदर ना वो इतना इफेक्टिव नहीं है, उसके अंदर वाटर की भी क्वांटिटी है। दो होते हैं, एक तनु एक सांद्र। तनु को इंग्लिश में डिल्यूट बोलते हैं, सांद्र को इंग्लिश में कंसनट्रेटेड बोलते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड बहुत हानिकारक होता है, जबकि डिल्यूट एसिड होता तो हानिकारक है लेकिन उतना नहीं। अगर कंसनट्रेटेड एसिड की एक छोटी सी बूंद भी आपके हाथ पे गिर गई तो आपका हाथ वहाँ से पूरी तरीके से जल जाएगा, लेकिन डिल्यूट का अगर होता है तो उतना ज़्यादा हार्म हमें नहीं होता। तो देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम कॉपर प्लेट में डालते हैं तो क्या होता है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, इसको कॉपर में डाला, कॉपर प्लेट में डाला तो क्या किया, कॉपर ने हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से, क्या बन गया, कॉपर सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, बी पार्ट देखिए, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो क्या होता है, हमें रिएक्शंस भी लिखनी है, हम साथ साथ लिख ही रहे हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में सॉल्यूशन में घोल में रखा जाता है तो क्या होता है, तो देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और विस्थापित करके लोहा क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना देता है। देखिए यहाँ पर लोहे ने कॉपर को हटा दिया इसकी जगह से, क्या बन गया, आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले अगर हम बात करें, पहले यहाँ पे क्या था, ये रेड कलर का सॉल्यूशन बनता है, लेकिन बाद में ये पहले ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, बाद में ये रेड कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10। सलोनी टूक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। सलोनी ने क्या लिया, एक जले हुए चारकोल का टुकड़ा लिया एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब। जला हुआ चारकोल का टुकड़ा था और उस जले हुए चारकोल के टुकड़े से जो गैस निकल रही थी उस गैस को जो है उसने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया ना टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब एक कंटेनर होता है, मतलब पतली सी एक इस तरीके की, एक जैसे इंजेक्शन होता है ना, बस आप वही समझ लीजिए, जो इंजेक्शन का बीच वाला पार्ट होता है उस तरीके से होता है, बस वो गोल होता है। ये थोड़ा सा जो है प्रॉपर गोल ना होकर नीचे से ऐसे जो है सेमी सर्कल की फॉर्म में होता है। तो सलोनी ने जो है एक बर्निंग चारकोल का पीस लिया है और अब देखो कोई चीज़ जल रही है तो उसमें से कोई ना कोई गैस भी निकलेगी, उस गैस को उसने जो है टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट में हमें बताना है हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, वो गैस का नेचर कैसे पता करेगी कि वहाँ पर कौन सी गैस है, भाई एसिडिक है या बेसिक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको एसिड की पहचान करनी है ना, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और बेस रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। लिटमस क्या है, कुछ नहीं होता, कागज की स्ट्रिप्स होती हैं, इसके ऊपर जैसे ही आप एसिड गिराओगे, दो कलर की होती हैं, एक ब्लू कलर की होती है, एक रेड कलर की होती है। आपने ब्लू कलर की स्ट्रिप के ऊपर अगर एसिड गिरा दिया तो ये पूरी रेड हो जाएगी, और आपने अगर रेड कलर की स्ट्रिप के ऊपर बेस गिरा दिया तो ये पूरी ब्लू हो जाएगी। वही लिखा हुआ है कि एसिड ब्लू को रेड में बदलते हैं और बेस रेड को ब्लू में बदलते हैं। तो हमें नेचर का पता लग जाएगा कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो देखिए
टेक ब्लू लिटमस रेड लिटमस सॉल्यूशन, स्ट्रिप्स ले लीजिए या फिर आप सॉल्यूशन ले लीजिए, टर्न वाइज इनटू द जार ऑफ द गैस कलेक्टेड। टर्न वाइज का मतलब 1 बाय 1, एक बार ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लीजिए, एक बार रेड लिटमस सॉल्यूशन लीजिए। इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड रेड लिटमस विल नॉट बी अफेक्टेड। जब आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया उस कंटेनर के अंदर, जार के अंदर, तो ब्लू लिटमस ना रेड में चेंज हो गया, और ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड। जबकि रेड लिटमस रेड ही रहा, रेड का कलर चेंज नहीं हुआ। तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, तो हमें पता लग गया गैस कैसी है? एसिडिक है। गैस कैसी है? एसिडिक है। फिर से यहाँ पर सेकंड में देखिए, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। अब हमें रिएक्शन बतानी है यहाँ पर कि रिएक्शन हुई कौन सी है। अच्छा, इसमें एक सेकंड पॉइंट रह गया, एक को ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं ऐड सम वाटर टू द जार। अब आपने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। द लिक्विड विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड शोइंग एसिडिक नेचर ऑफ द गैस। वाटर डालने के बाद भी वो कैसा नेचर शो कर रहा है? एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हुआ है। बी देखिए, अब राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। यहाँ पर हमें अब सारी रिएक्शंस लिख के दिखानी है। तो देखिए, व्हेन अ चारकोल इज बर्न्ड, चारकोल क्या है? कार्बन का अलोई तो है, कार्बन ही है। तो व्हेन अ चारकोल इज बर्न्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कार्बन को जलाओगे तो कार्बन को जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन तो मिलेगी मिलेगी। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो द एसिडिक ऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। फिर हमने वाटर डाला था ना उस जार के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है और कार्बोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें नेचर पता लग गया। कैसा था नेचर गैस का? एसिडिक नेचर था। कैसे पता लगा? लिटमस पेपर से, क्योंकि रेड लिटमस पर कोई असर नहीं हुआ, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया था, और ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड। हिंदी में करते हैं आप। सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया है। तो वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? गैस की प्रकृति बतानी है, वो तो हमने पढ़ लिया अभी। लिटमस सॉल्यूशन हेल्प करेगा, लिटमस पट्टियां हेल्प करेंगी। तो देखिए, गैस की प्रकृति का प्रेक्षण, प्रेक्षण मीन्स वो जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। नीले और लाल लिटमस पट्टी से गैस की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। यदि यह नीले लिटमस को लाल कर दे और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव न डाले तो गैस कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। होगा भी ऐसा ही वहां पर। आप जैसे ही वहां पर नीला लिटमस डालोगे तो वो तो एकदम रेड हो जाएगा, लेकिन लाल लाल ही रहेगा, लाल का कलर चेंज नहीं होगा। तो गैस का नेचर कैसा हो गया? अम्लीय प्रकृति हो गया, एसिडिक हो गया है। फिर है, जब गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब क्या हुआ, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो विलयन जो सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है? नीले लिटमस को रेड कर रहा है। मीन्स अब भी जो गैस बनेगी एज अ रिजल्ट, जो अब आएगा प्रोडक्ट में, वो भी कैसा आएगा? अम्लीय ही आएगा, अम्ल ही मिलेगा आपको। सेकंड में इसने कहा था इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखनी है। तो देखिए, जब चारकोल को जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर नीचे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन चारकोल था, कोयला था, उसको जब आप ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए हमें, तो क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और यह अम्लीय कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर क्या बनाएगी? कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई थी ऊपर वाली रिएक्शन से, हमने इसमें वाटर और डाल दिया तो क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड बन गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेचर हमें कैसे पता लगा? लिटमस पेपर से, लिटमस पट्टी से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर। एक दिन क्या हुआ, रीता जो है अपनी माता जी के साथ ज्वेलर्स की शॉप, जो ये सुनार होते हैं, उनकी दुकान पर गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। तो उसकी माता जी ने, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, तो रीता की माता जी ने सुनार को जो है एक पुरानी ज्वेलरी दी पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। अगले दिन जब उन्होंने ज्वेलरी ली तो उन्होंने देखा कि जितना वेट था ना ज्वेलरी का, उससे वो कम हो गया है। तो कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस ऑफ वाटर। तो क्या आप बता सकते हो कि इसके लिए मतलब जो ज्वेलरी थी उसका वेट लूज क्यों हुआ है, वो हमें यहाँ पर अब बताना है। तो हमें बताना है कि जो ज्वेलरी थी पॉलिश के बाद उसका कलर जो है वो कलर नहीं, उसका वेट जो है वो कम क्यों हुआ। जो ज्वेलरी थी पॉलिश के बाद ज्वेलरी का कलर वेट जो है वो लूज मीन्स कम क्यों हुआ। जो ज्वेलरी का वेट था वो कम हो गया, तो हमें उसी का रीज़न देना है ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, ज्वेलर्स यूजुअली यूज अ केमिकल सॉल्यूशन नेम्ड एक्वारिजिया। क्या है ये? एक्वारिजिया। पहले एक्वारिजिया देख लीजिए क्या होता है। एक्वारिजिया में ना दो एसिड मिलते हैं, एक तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं और इसका 1 मॉलिक्यूल होता है। तो ये मिला के क्या बना देते हैं? एक्वारिजिया। दोनों एसिड होते हैं। HCl जो है 3, मतलब इनका रेशो क्या होता है? 3:1, 3:1। HCl 3 मॉलिक्यूल में होता है और HNO3 का 1 होता है। तो इन दोनों को मिक्सचर को क्या कहा जाता है? एक्वारिजिया कहा जाता है। तो देखिए, ज्वेलर्स यूजुअली यूज अ केमिकल सॉल्यूशन नेम्ड एक्वारिजिया फॉर क्लींजिंग द ज्वेलरी। जो ज्वेलर्स होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो आभूषणों को, ज्वेलरी को साफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्वारिजिया का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। दिस सॉल्यूशन इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग गोल्ड इन इट। इसके अंदर क्या हो जाता है? सोना ना घुल जाता है, और जब सोना घुल जाता है तो उसका वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या हम कहें कि ज्वेलरी के वजन में जो भार होता है, ज्वेलरी का भार कम हो जाता है। तो किसका यूज़ करते हैं सुनार ज्वेलरी साफ करने के लिए? एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या है? HCl और HNO3 का जो है एक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वेट कम क्यों हुआ? एक्वारिजिया की वजह से, क्योंकि इसमें सोना घुलने के बाद जो है थोड़ा सा वेट लूज कर देता है। वो सोना घुल जाता है ना इस सॉल्यूशन के अंदर, तो वेट लूज हो जाता है ज्वेलरी का। अब देखिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। एक दिन रीता अपनी माताजी के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम है। उनका किनका? जो आभूषण थे। तो क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो क्यों हुआ था? सुनार आभूषण साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्वारिजिया का। और इसमें क्या हो जाता है? सोना पूरा घुल जाता है, और जब सोना एक्वारिजिया में घुल जाता है, एक्वारिजिया आपको अभी बताया है HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। इसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसका 1 होता है। रेशो इनका यही रहेगा, मीन्स रेशो इनका ये रहता है। अगर यहाँ पे जैसे अगर इसके 6 मॉलिक्यूल लिए हैं हमने, तो इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये मिनिमम रेशो हमें बता दिया है, इस रेशो में होता है। तो क्योंकि सोना इस विलयन में घुल जाता है, और घुलने के बाद जो है सोने का वजन कम हो जाता है, इसलिए रीता की माँ के आभूषण के भार में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी, क्योंकि इस सॉल्यूशन में घुलने के बाद वजन क्या हो जाता है? सोने का थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा 4th चैप्टर जो है साइंस का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, राइट भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना बेटा, क्योंकि पढ़ाई का लॉस ना हो इसीलिए हम जो है आपको अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं हमारे, तो ठीक है ना, तो ऐसे मत करना। आपको रेगुलरली जो है वो पढ़ाई करनी है, टेस्ट भी होंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं कल।
थैंक यू।